कहानी की शुरुआत में हम एक जेल को देखते हैं जिसका नाम द किंग्सवेल फोर्ट्रेस है। ये दुनिया की सबसे सिक्योर तरीन जेल है। इस जेल में हजारों कैदी हैं, लेकिन आज तक इस जेल से कोई भी कैदी भाग नहीं सका क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बेहद सख्त और निर्दयी है। इस जेल में कुछ ऐसे कैदी भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजार दी, लेकिन उन्हें कभी भागने का ख्याल तक नहीं आया क्योंकि इस जेल से भागने की कोशिश करने वाले कैदी का नतीजा सीधा मौत होता है। यहाँ सीन कट होता है और हमें कोर्ट में अर्जुन देसाई नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अमेरिका के एक बहुत बड़े बैंक का सीनियर फाइनेंस ऑफिसर है। जज उसे उसकी पत्नी और उसके प्रेमी के मर्डर के इल्जाम में उम्र भर कैद की सजा सुनाता है, लेकिन अर्जुन कहता है कि उसने ये मर्डर नहीं किए हैं। पर अर्जुन के पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। इसी वजह से कोर्ट का जज अर्जुन को उम्र कैद की सजा सुनाकर दुनिया की सबसे सिक्योर जेल किंग्सवेल फोर्ट्रेस भेज देता है। अर्जुन के साथ और भी कई कैदी होते हैं। जब इन सभी को जेल के अंदर लाया जाता है तो अंदर पहले से मौजूद कैदी आपस में ये शर्त लगाते हैं कि आज रात नए आए कैदियों में से कौन रोएगा। इस शर्त के बदले वे एक डिब्बी सिगरेट तक दांव पर लगा देते हैं। पुराने कैदी बाहर लाइन में खड़े नए कैदियों को देखते हुए एक एक करके उन पर दांव लगाते हैं। इस दौरान रियाज नाम का एक कैदी अर्जुन पर दांव लगाता है क्योंकि उसे लगता है कि अर्जुन बहुत मासूम, सीधा साधा और अमीर घर का है जिसने कभी तकलीफ नहीं झेली। उसे यकीन होता है कि अर्जुन रात में सबसे पहले टूटकर रोएगा। इसके बाद सभी नए कैदियों को लाइन से जेल के अंदर ले जाया जाता है और हर कैदी को उसके अलग अलग सेल में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और पुराने कैदी ऊंची आवाज में नए कैदियों को डराने लगते हैं ताकि कोई डर कर चिल्लाने लगे और रियाज समेत बाकी कैदियों की शर्त पूरी हो जाए और रोने लगे। और ऐसा ही होता है। नए आने वाले कैदियों में से एक कैदी फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मुझे घर जाना है। तब वहां गार्ड आते हैं और उसे रोने से मना करते हैं, लेकिन जब वो आदमी रोना बंद नहीं करता तब गार्ड उसे सेल से बाहर निकालकर इतना पीटते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रोशन अरुण पर लगाया हुआ दांव हार जाता है और रोशन समझ जाता है कि अरुण बहुत ही मजबूत है क्योंकि इतनी डलाने की कोशिश के बाद भी उसने एक आवाज तक नहीं निकाली। इसलिए अगले दिन रोशन अपने साथी को सिगरेट का एक डिब्बा दे देता है क्योंकि रोशन अरुण पर लगाया हुआ दांव हार चुका था। तभी हम अरुण को देखते हैं जो अकेला चुपचाप नाश्ता कर रहा होता है। तब अरुण की मुलाकात जेल के सबसे पुराने कैदी गफ्फार से होती है। गफ्फार को इस जेल में लगभग 50 साल पूरे होने वाले थे। अरुण समझदारी से गफ्फार से जेल के नियम, रूटीन और कैदियों के बारे में जानने की कोशिश करता है। तब गफ्फार अरुण को इस जेल का लगभग हर राज बता देता है और कहता है, अगर तुम्हें जेल के बाहर से कुछ मंगवाना हो तो रोशन नाम के कैदी के पास जाना। ये सुनते ही अरुण इंतजार नहीं करता और सीधे रोशन के पास जाता है और कहता है, मैंने सुना है तुम बाहर से किसी भी चीज को अंदर मंगवा सकते हो। तब रोशन कहता है, हाँ मैं मंगवा सकता हूँ, लेकिन ऐसी चीज जो यहाँ से भागने या किसी को नुकसान पहुंचाने में काम ना आती हो। अरुण कहता है, मुझे एक छोटा हथौड़ा चाहिए। हथौड़ा सुनते ही रोशन चौंक जाता है, तुम्हें हथौड़ा ही क्यों चाहिए? कहीं तुम किसी को मारने वाले तो नहीं? तब अरुण जवाब देता है, नहीं मेरा यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। ये सुनकर रोशन कहता है, तुम्हारा यहाँ दुश्मन अभी नहीं है, लेकिन जल्द ही कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बनने वाले हैं। वो कुछ कैदियों की तरफ इशारा करता है और अरुण को चेतावनी देता है, इन लोगों की नजर तुम पर है, इनसे बचकर रहना। अगले दिन रोशन अरुण के लिए हथौड़ा मंगवा देता है। जब वो हथौड़ा देखता है तो रोशन हंसने लगता है क्योंकि वो आकार में बहुत छोटा होता है। रोशन मन ही मन सोचता है कि अगर अरुण इस छोटे हथौड़े से सुरंग खोदना शुरू करे तो उसे कम से कम 600 साल लग जाएंगे। इसके बाद रोशन गफ्फार के माध्यम से अरुण के सेल तक हथौड़ा पहुंचवा देता है। दिन बीतते जाते हैं और एक दिन जब अरुण लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है तभी वो 3 लोग जिनकी बुरी नजर अरुण पर होती है उसे पकड़ लेते हैं। अरुण उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन 3 लोगों को वो अकेले संभाल नहीं पाता। ये लोग पहले अरुण को बहुत पीटते और फिर उसके साथ गलत करते। ये सिलसिला लंबे समय तक जारी रहता। वे लोग अक्सर अरुण को पकड़ते, मारते और उसे परेशान करते रहते। इस तरह 2 साल बीत जाते हैं। फिर जेल में घोषणा होती है कि छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों की जरूरत है। एक टीम तैयार होती है जिसमें रोशन और अरुण दोनों शामिल होते हैं। सभी कैदी छत पर काम पर लग जाते हैं और उनकी निगरानी की जिम्मेदारी एक बहुत सख्त गार्ड ठाकुर के पास होती है। ठाकुर बहुत कठोर स्वभाव का इंसान है जो जरा सी गलती पर कैदियों को बुरी तरह पीट देता है। जब सभी कैदी छत पर काम कर रहे होते हैं तभी ठाकुर थोड़ा परेशान दिखता है और अपने साथियों से कहता है, मेरे भाई की हाल ही में मौत हो गई है। उसके अकाउंट में काफी पैसे पड़े हैं और दुनिया में उसका कोई नहीं, इसलिए उन पैसों पर मेरा हक बनता है।
लेकिन दिक्कत यह है कि अगर मैं वो पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करूंगा तो सरकार टैक्स में लगभग सब ले लेगी। ठाकुर जब ये बात कह रहा था, अरुण ने सारी बात सुन ली। अरुण बैंक में बड़ा पदाधिकारी रह चुका था, इसलिए वो जानता था कि इन पैसों को बिना टैक्स दिए कैसे निकाला जा सकता है। अरुण सीधे ठाकुर के पास जाता है और पूछता है, क्या आप अपनी पत्नी पर भरोसा करते हैं? ये सुनते ही ठाकुर गुस्से में आ जाता है और अरुण को पकड़कर छत के किनारे तक ले जाता है। लेकिन नीचे फेंकने से पहले अरुण कहता है, अगर आप अपनी पत्नी पर भरोसा करते हैं कि वो आपको धोखा नहीं देगी, तो आप अपने भाई के पैसे सीधे अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना 1 रुपए टैक्स दिए। अरुण आगे समझाता है, सरकार का नियम है कि कोई भी इंसान अपनी पत्नी को जीवन में $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। फिर वो जोड़ता है, अगर आप बाहर किसी वकील से पूछेंगे तो वो बहुत पैसे ले लेगा, लेकिन मैं ये काम आपके लिए बिल्कुल मुफ्त कर दूं। तब ठाकुर पूछता है, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? इस पर अरुण मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब तुम्हारा काम हो जाए बस मेरे दोस्तों को बियर पिला देना। और अगले दिन सभी कैदी छत पर बैठकर बियर का मजा ले रहे होते हैं। यानी अरुण ने ठाकुर का काम कर दिया था। लेकिन अरुण बियर नहीं पीता, वो एक कोने में बैठकर सभी को बियर पीते देखकर खुश होता है। अरुण के साथी भी उससे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जेल में बियर पीना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अरुण की वजह से उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। समय यूं ही बीतता है और अरुण व रोशन की दोस्ती और गहरी होती जाती है। कुछ दिन बाद जेल में कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है और सभी लोग एक्ट्रेस आमना रिजवी की फिल्म देख रहे होते हैं। फिल्म के दौरान अरुण रोशन के पास आकर कहता है कि उसे आमना रिजवी का एक बड़ा पोस्टर चाहिए। अरुण रोशन से पोस्टर इसलिए मांगता है क्योंकि पूरी जेल में बाहर से सामान मंगवाने वाला सिर्फ रोशन ही था। फिल्म खत्म होने के बाद अरुण बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर आता है, वहीं वे 3 लोग खड़े होते हैं जो अरुण के साथ गलत करते थे। वे अरुण से कहते हैं, चलो हमारे साथ। लेकिन इस बार अरुण साफ मना कर देता है। अरुण के मना करने पर वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। अरुण उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सामने 3 लोग थे, इसलिए वे अरुण को बुरी तरह पीटते हैं। पर इस बार वे लोग अरुण के साथ कुछ कर नहीं पाते, लेकिन वे अरुण को इतना मारते हैं कि अरुण 1 महीने के लिए अस्पताल में भेज दिया जाता है और जिस आदमी ने उसे मारा था उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वह आदमी वापस अपने सेल में आता है तो वहाँ वही अधिकारी मौजूद होता है जिसका अरुण ने टैक्स बचाया था। किसी ने उसे बता दिया था कि अरुण को इस आदमी ने इतना मारा कि वो 1 पूरा महीना अस्पताल में रहा। अधिकारी यह सुनकर गुस्से में आ जाता है और उस आदमी को इतना पीटता है कि वो हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो जाता है। 1 महीने बाद जब अरुण अस्पताल से वापस अपने सेल में लौटता है तो उसे वहाँ आमना रिजवी का एक बड़ा पोस्टर मिलता है जो रोशन की तरफ से स्वागत उपहार होता है। समय बीतता है और एक दिन जेल का वार्डन सुरक्षा अधिकारियों के साथ अरुण के सेल में आता है और तलाशी करवाता है। जब कुछ नहीं मिलता तब वार्डन की नज़र पोस्टर पर जाती है। वार्डन कहता है, वैसे तो मैं पोस्टर की इजाज़त नहीं देता, लेकिन तुम इसे लगा सकते हो। असल में तलाशी एक बहाना थी। वार्डन को उसी ऑफिसर ने बताया था कि अरुण ने किस तरह उसका टैक्स बचाया था, इसलिए वार्डन अपने फ़ायदे के लिए अरुण से मिलना चाहता था। वार्डन अरुण के हाथ में रखी बाइबल को ले लेता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कुछ कदम चलकर वापस लौटता है और बाइबल लौटाते हुए कहता है, मुक्ति इसी में है। अगले दिन वार्डन अरुण को ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुम जैसे दिमाग वाले इंसान को जेल की दीवारों के पीछे नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो अरुण को लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है। लाइब्रेरी में वही बुजुर्ग आदमी गफ्फार मियाँ होता है जो कई सालों से लाइब्रेरी संभाल रहा था। तभी वही अधिकारी जिसके लिए अरुण ने टैक्स बचाया था एक दूसरे अधिकारी को लेकर अरुण के पास आता है। उसे आयकर का मसला था जिसे अरुण चंद मिनटों में भर देता है। इस वजह से पूरी जेल में अरुण के चर्चे होने लगते हैं। साल बीतते जाते हैं और अरुण के पास काम बढ़ता जाता है, इसलिए अरुण को एक सहायक की ज़रूरत पड़ती है और वो अपना सहायक अपने सबसे अच्छे दोस्त रोशन को बना लेता है। एक दिन लाइब्रेरी में गफ्फार एक कैदी की गर्दन पर चाकू रख देता है और उसे मारने की धमकी देता है। असल में सरकार ने उसकी सज़ा माफ़ कर दी थी, लेकिन वो जेल छोड़ना नहीं चाहता था। उसे इस जेल में पूरे 50 साल हो चुके थे और अब वो भूल चुका था कि बाहर की दुनिया कैसी है। ये जेल ही उसकी असली दुनिया बन चुकी थी। उसे ये भी लगता था कि अगर वो किसी का खून कर देगा तो उसकी सज़ा बढ़ जाएगी और वो इसी जेल में रह सकेगा। अरुण के समझाने पर गफ्फार उस कैदी को छोड़ देता है। ना चाहते हुए भी गफ्फार जेल से रिहा होता है। बाहर की दुनिया उसे बहुत अजीब लगती है। 50 सालों में दुनिया की रफ्तार बहुत बदल चुकी थी। जहां पहले सड़कों पर 1-2 गाड़ियां दिखती थीं, अब वहां गाड़ियों की लाइनें थी।
कुछ दिन बाद गफ्फार एक सुपरमार्केट में काम करने लगता है, लेकिन उसका मन बाहर की जिंदगी में नहीं लगता। उसे हर पल जेल की याद आती है और वो हर रोज यही महसूस करता है कि वो जेल की दुनिया में फिट था, बाहर नहीं। कई बार वे सोचता है कि कोई अपराध कर ले ताकि वापस जेल भेज दिया जाए, लेकिन उसकी उम्र अब ऐसी नहीं थी कि वो अपराध कर सके। धीरे धीरे बाहर की तेज रफ्तार जिंदगी में वे खुद को संभाल नहीं पाता और एक दिन अपनी जान दे देता है। मरने से पहले वे अपने पुराने साथियों के लिए एक चिट्ठी लिख जाता है, जिसे पढ़कर सभी बहुत भावुक हो जाते हैं। इसी दौरान हमें जेल दिखाई जाती है, जहां वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम में कैदियों को बाहर ले जाकर काम करवाया जाता है ताकि उन्हें पता चले कि मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। कैदी भी इस पर राजी हो जाते हैं, क्योंकि वे भी बाहर का वातावरण महसूस करना चाहते थे। वार्डन इन कैदियों से शहर में बड़े बड़े काम करवाने लगता है और इस प्रोजेक्ट से उसे कई कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते हैं, क्योंकि कैदियों की मजदूरी बेहद सस्ती थी। बाहर की लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनियों को कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि वार्डन आधे दाम में वही काम कैदियों से करवा देता था। वार्डन मजदूरी क्यों नहीं देता था? क्योंकि कैदी मजदूर नहीं थे जिन्हें दिहाड़ी मिलती, इसलिए वार्डन उन्हें मुफ्त में काम करवाकर बहुत पैसा कमाने लगता है और ये सारा पैसा काला होता है। लेकिन अरुण एक बैंकर होने की वजह से उस ब्लैक मनी को सफ़ेद बना देता है। अरुण वो पैसा एक ऐसे आदमी के नाम से अकाउंट में भेजता है जो इस दुनिया में था ही नहीं, ताकि अगर पुलिस को कभी शक भी हो जाए तो वह ऐसे इंसान को ढूंढती रहे जो पैदा कभी हुआ ही ना हो। इसी दौरान एक नया कैदी जेल में आता है जिसका नाम तौसीफ होता है। तौसीफ बहुत युवा था और कम उम्र में ही कई बार जेल जा चुका था। उसका स्वभाव मिलनसार था और जल्द ही उसकी जेल में काफ़ी लोगों से दोस्ती हो जाती है। एक दिन खाने की टेबल पर तौसीफ कहता है, मैं कई सालों से चोरी कर रहा हूँ, इसलिए कई जेलों में जा चुका हूँ और इस बार भी मैं चोरी की वजह से यहाँ आया। अरुण कहता है कि मैं इस बार भी चोरी के केस में ही जेल आया हूँ। तरुण की बात सुनकर अरुण उसे समझाते हुए कहता है कि अगर तुम चोरी करने के बाद बार बार पकड़े जा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि यह काम तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, इसलिए तुम्हें चोरी करना छोड़ देना चाहिए। तरुण को अरुण की बात बिल्कुल सही लगती है, इसलिए वो राघव से अरुण के बारे में और जानकारी लेने लगता है। तरुण राघव से कहता है कि अरुण बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव का इंसान है, उसे आखिर जेल हुई क्यों? तब राघव बताता है कि अरुण एक बहुत बड़ा बैंकर था, लेकिन उस पर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने का इल्जाम लगा, जिस वजह से उसे उम्र कैद मिली। यह सुनकर तरुण सोच में पड़ जाता है, जैसे उसे कुछ याद आया हो। इसके बाद वो अरुण को बुलाता है। अब तरुण के सामने अरुण और राघव बैठे होते हैं। तरुण दोनों को बताता है कि लगभग 4 साल पहले मैं एक दूसरी जेल में गया था, जहां मुझे एक कैदी मिला। उस कैदी ने मुझे बताया कि एक रात वो चोरी करने एक घर में घुसा। चोरी करते समय घर का मालिक जाग गया और पकड़े जाने के डर से उसने घर के मालिक और उसकी पत्नी को मार डाला। बाद में उसे पता चला कि वे दोनों पति पत्नी नहीं थे, बल्कि प्रेमी थे, और वो औरत एक बड़े बैंकर की पत्नी थी। कुछ समय बाद जब मैंने अखबार में खबर पढ़ी तो पता चला कि पुलिस ने उन 2 हत्याओं की जांच में संदेह के आधार पर उस बैंकर को गिरफ्तार कर लिया और उसे उसी जुर्म में उम्र कैद हो गई। ये सब सुनकर हम महसूस करते हैं कि अरुण बिल्कुल बेगुनाह था। अब अरुण प्रधान के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है, लेकिन प्रधान जानबूझकर उसकी बातों पर यकीन करने से इनकार कर देता है, क्योंकि अरुण वही आदमी है जो उसकी काली कमाई को सफेद बनाता है और उसके सारे राज जानता है। प्रधान को डर होता है कि अगर अरुण जेल से निकल गया तो ना ही वो और पैसा कमा पाएगा और ना ही उसकी काली कमाई का राज छिपा रहेगा। इसलिए प्रधान अरुण से कहता है कि एक मनगढ़ंत कहानी है, ऐसी कहानियां मुझे रोज सुनने को मिलती हैं। अरुण वादा करता है कि अगर वो बाहर भी चला जाए तो प्रधान का राज बाहर नहीं खोलेगा, लेकिन प्रधान उसकी बात नहीं मानता। ये सुनकर अरुण को गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि मैंने इस आदमी का इतना साथ दिया और आज मेरी बेगुनाही साबित होने पर भी मुझे जाने नहीं दे रहा। गुस्से में अरुण प्रधान पर चिल्ला देता है। तभी प्रधान उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देने का आदेश दे देता है। उसके बाद वो तरुण को बुलाता है और पूछता है कि जो तुमने अरुण को बताया क्या सब सच है? तरुण कहता है कि हाँ, बिल्कुल सच है। फिर प्रधान पूछता है कि अगर अदालत में बुलाया जाए तो क्या तुम गवाही दोगे? तरुण कहता है कि हाँ, मैं तैयार हूं। ये सुनते ही प्रधान ऊपर तैनात गार्ड को इशारा करता है और गार्ड तरुण पर गोलियों की बौछार कह उसे वहीं ढेर कर देता है। इसके बाद प्रधान अरुण के पास जाता और कहता है कि तरुण भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे मार दिया गया। लेकिन अरुण सब समझ जाता है। वो जान जाता है कि तरुण को इसलिए मारा गया ताकि अरुण बेकसूर होते हुए भी जेल में ही सड़ता रहे। अरुण मन ही मन सोचता है कि यह प्रधान बहुत घटिया इंसान है। अरुण प्रधान से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। प्रधान ठंडे स्वर में जवाब देता है कि काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना मैं इस जेल को तुम्हारे लिए नर्क बना दूंगा।
और जाते जाते वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि उसे 1 और महीने तक काल कोठरी में रखो। काल कोठरी बहुत भयानक जगह थी, जहां कैदी को महीने भर लगातार काले अंधेरे में रहना पड़ता था। अरुण पहले ही वहां 1 महीना बिता चुका था और अब उसे 1 महीना और उसी कमरे में रहना था। जेल में खबर फैल जाती है कि अरुण उस जुर्म की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं। सभी कैदियों को अरुण के लिए बहुत दुख होता है। 2 महीने बाद जब अरुण काल कोठरी से बाहर आता है तो राघव उसके पास जाता है। अरुण उससे पूछता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे? राघव कहता है कि हाँ, लेकिन तब जब मैं इतना बूढ़ा हो जाऊं कि दिमाग काम करना बंद कर दे। अरुण कहता है कि मैं तो यहां से निकलकर मैक्सिको जाऊंगा। मैक्सिको में समुद्र के किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है जहां इंसान खुद को भूल जाता है। मैं वहां एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, नाव की मरम्मत करूंगा और मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत होगी जो बाहर से सामान लाया करे। असल में अरुण राघव की ओर इशारा कर रहा था। राघव कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, आदमी को पागल कर देती है। तुम्हें वास्तविकता की दुनिया में लौटना चाहिए, मैक्सिको यहां से बहुत दूर है। ये कहकर राघव जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले अरुण उससे कहता है कि वादा करो कि अगर कभी रिहा हुए तो मेरा एक काम करोगे। राघव कहता है कि हाँ, वादा करता हूं। तब अरुण राघव को एक पता बताता है और कहता है कि जब तुम रिहा हो जाओ तो उस जगह जरूर जाना। वहां एक बड़े मैदान के बीच बहुत खूबसूरत पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे मैंने अपनी पत्नी को प्रपोज किया था। उस पेड़ के नीचे एक दीवार के अंदर तुम्हें एक काला पत्थर मिलेगा। उसके नीचे मैंने एक डिब्बा छिपाया है। रिहा होकर वहां जाना और देखना कि उसमें क्या है। ये कहकर अरुण वार्डन के सारे दस्तावेज तैयार करता है, उन्हें तिजोरी में रखता है। प्रधान उसे अपने कपड़े और जूते देता और कहता है कि इन्हें सुबह तक चमका देना। अरुण अपने सेल में लौट आता है। वहीं दूसरी तरफ राघव पूरी रात बेचैन रहता है। उसे डर था कि अरुण कहीं खुद को नुकसान न पहुंचा ले। इस तरह रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती। सुबह सभी कैदियों के सेल के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी कैदी बाहर निकल आते हैं, लेकिन अरुण अपने सेल से बाहर नहीं आता। पिछले 20 सालों में ये पहली बार हुआ था कि कोई कैदी सुबह अपने सेल से बाहर नहीं आया। राघव भी अरुण के सेल की ओर देखता है और उसकी चिंता बढ़ जाती है। उसे डर होता है कि कहीं अरुण ने खुद को मार ना लिया हो। तभी एक गार्ड गुस्से में अरुण के सेल की ओर जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि सेल के अंदर कोई नहीं था। अरुण वहां से भाग चुका था। अब हम प्रधान यानी जेलर को देखते हैं, जो अपने जूते निकालता है पहनने के लिए, लेकिन बॉक्स में उसके जूते नहीं बल्कि अरुण के पुराने जूते रखे होते हैं। तभी पूरी जेल में अलार्म बजने लगता है, क्योंकि किसी कैदी के भागने का सिग्नल होता है। प्रधान तेजी से अरुण के सेल में पहुंचता है और देखता है कि अरुण वाकई वहां नहीं है। इसके बाद वह गार्ड को आदेश देता है, राघव को बुलाओ, वो हमेशा अरुण के साथ रहता था। कुछ ही देर में राघव को भी लाया जाता है। प्रधान पूछता है, अरुण कहाँ है? राघव शांत स्वर में कहता है, मुझे क्या पता। ये सुनकर प्रधान गुस्से से भर जाता है और कहता है, क्या वो कोई भूत था जो रातों रात गायब हो गया? गुस्से में प्रधान जमीन पर पड़े पत्थर उठाता है और गार्डों व राघव पर फेंकने लगता है। फिर वह एक पत्थर दीवार पर लगे पोस्टर पर मारता है, लेकिन पत्थर पोस्टर से टकराकर नीचे नहीं गिरता, बल्कि आर पार होकर अंदर चला जाता है। प्रधान हैरान होकर पोस्टर हटाता है और अंदर हाथ डालता है। उसे पता चलता है कि अरुण ने दीवार में एक बड़ी सुरंग बनाई हुई थी। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह दीवार अत्यंत मजबूत थी। बिना मशीन के उसमें सुरंग बनाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अरुण ने 20 साल में नामुमकिन को मुमकिन कर दिया और वहीं से फरार हो गया। अब गार्ड उस जगह जाते हैं जहां से अरुण बाहर निकला था। वहां उन्हें अरुण के पुराने कपड़े और वह छोटी हथौड़ी मिलती है जो 20 साल पहले अरुण ने राघव से मंगवाई थी। यही वही हथौड़ी थी जिससे अरुण 20 सालों से रोज अपनी सेल की दीवार को धीरे धीरे खोद रहा था। दीवार से निकलने वाली सारी मिट्टी वो अपनी जेब में भरकर मैदान में टहलते समय धीरे धीरे गिरा देता था, ताकि किसी को पता न चले। आखिरी बार जब अरुण ने प्रधान के काले पैसों के दस्तावेजों पर काम किया था, तब उसने सारे कागज अपने पास रख लिए और अपनी बाइबल प्रधान की तिजोरी में रख दी। प्रधान को लगा कि वो बाइबल नहीं बल्कि कागजात हैं। साथ ही प्रधान ने रात को अपने कपड़े और जूते अरुण को साफ करने के लिए दिए थे। अरुण उन कपड़ों को पहनता है और ऊपर अपने पुराने कपड़े पहन लेता है। फिर प्रधान के चमकाए हुए जूते पहनकर निकल जाता है। रात को जैसे ही जेल की लाइटें बंद होती हैं, अरुण अपनी सुरंग में घुसकर आगे बढ़ता है।
फिर वह सीवेज पाइप तोड़ता है और गंदे पानी से भरे पतले पाइप में रेंगते हुए लगभग 2 किलोमीटर दूर निकल जाता है, उस जेल से जहां से आज तक कोई नहीं भाग पाया था। अगले सुबह अरुण उस बैंक में पहुंचता है जहां प्रधान का सारा काला पैसा जमा था। यह पैसा एक ऐसे आदमी के नाम पर था जो असल में होता ही नहीं था। पूरा सिस्टम अरुण ने ही बनाया था। जेल से अरुण ही उस नकली आदमी के नाम से साइन करता था, इसलिए बैंक से पैसे निकालना उसके लिए मुश्किल नहीं था। अरुण सारे दस्तावेज पेश करता है और लगभग $3,70,000 निकाल लेता है। इस तरह अरुण न केवल आज़ाद हुआ बल्कि काफ़ी अमीर भी बन गया। फिर वह प्रधान के काले पैसों के सारे सबूत मीडिया को भेज देता है। अगली सुबह यह खबर अखबार के पहले पन्ने पर छपती है। जब प्रधान तिजोरी खोलकर देखता है तो उसमें दस्तावेज नहीं बल्कि वही बाइबल होती है जिसके पहले पन्ने पर अरुण ने लिखा होता है, तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। अगला पन्ना पलटते ही प्रधान देखता है कि बाइबल के अंदर हथौड़ी के आकार की खाली जगह बनी हुई थी, यानी हथौड़ी 20 साल से उसी बाइबल के अंदर छिपी रहती थी। ये देखकर प्रधान को बड़ा झटका लगता है। उधर प्रधान के काले कारनामों की खबर पूरे शहर में फैल चुकी होती है। पुलिस और मीडिया जेल के बाहर पहुंचते हैं और इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके, प्रधान खुद को गोली मार लेता है। राघव की रिहाई। कुछ समय बाद राघव की सजा भी माफ कर दी जाती है और उसे बाहर नौकरी मिल जाती है। लेकिन 40 साल जेल में रहने के बाद उसे बाहर की दुनिया में मन नहीं लगता। वह भी उसी कमरे में रहता है जहां ब्रूक्स रहा करता था। एक दिन वह खुद को खत्म करने की सोचता है, पर तभी उसे अरुण से किया हुआ वादा याद आता है। राघव तुरंत गाड़ी लेकर उस पते पर पहुंचता है जो अरुण ने उसे बताया था। एक बड़ा घास का मैदान, बीच में एक विशाल पेड़ और पास में पत्थरों की एक दीवार। दीवार पर एक काला पत्थर रखा था। राघव पत्थर उठाता है तो नीचे एक डब्बा मिलता है जिसमें कुछ पैसे और अरुण का खत होता है। उसमें लिखा होता है, मैं तुम्हारा इंतजार वहीं कर रहा हूं, उस जगह पर जिसका जिक्र मैंने जेल में किया था। उम्मीद अच्छी चीज होती है, एक दोस्त की तरह नहीं। इसके बाद राघव समंदर किनारे पहुंचता है और देखता है कि अरुण नाव ठीक कर रहा है। यह वही सपना था जिसे अरुण ने 20 सालों तक अपने दिल में जिंदा रखा था। राघव और अरुण एक दूसरे को गले लगाते हैं और यहीं ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक मजे करें और ऑसम बने रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।